ग्रेट इवनिंग डियर्स। हम लोग कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लास 12th का। और कहाँ कर रहे हैं? सब जानते हैं, आरटी अकेडमी पे बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं। आरटी अकेडमी पर आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। साथ में मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्लास 12 चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो चुका है, पता चल रहा है। इसमें बायट-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस हो चुके हैं। फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और सर्कुलर रिंग के सेंटर पर फील्ड हो चुकी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आती है और आएगी, मान लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, दिमाग में रखेंगे और इसमें हेडिंग डालेंगे MIMJ, महा इंपॉर्टेंट, महा जोरदार। ये बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी खास बात है, पेपर में आती है इसकी डेरिवेशन। तो आए देखें कि रिंग की एक्सिस क्या होती है। लेट मी शो यू व्हाट इज द रिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रिंग। तो लेट्स से आपके पास एक रिंग है ऐसे, जो आपको इस बोर्ड के प्लेन में नजर आ रही है। ये बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। हम यहाँ सेंटर बना लेते हैं। ये इसकी रेडियस है। अब इसकी एक्सिस कैसे? जैसे मैंने पेन रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने पेन रखा हुआ है, ये इसकी एक्सिस है। आप इसको इसके डायामीटर के अबाउट घुमाने की थोड़ी बहुत कोशिश करिए। जैसे ये इसका डायामीटर है और इस डायामीटर के एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे और कहेंगे रोटेट इट बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से जब इसे रोटेट करेंगे तो दिखेगा कैसा? आओ दिखाते हैं। ऐसा दिखेगा। और इसकी एक्सिस कहाँ होगी? ये रही इसकी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द, ठीक, ये है एक्सिस ऑफ रिंग। और एक्सिस पहचानते कैसे हैं? पासेस थ्रू द सेंटर। सबसे पहली बात, एक्सिस पहचानने का तरीका, पासेस थ्रू द center, also perpendicular to the plane of ring. रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सिस ऑफ रिंग है। मान लीजिए इसमें किसी तरह का कोई करंट फ्लो हो रहा है, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। ये करंट है I, बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इस करंट की वजह से इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये सवाल है। इस सवाल का थोड़ा सा 3D लुक मैं आपको देता हूं। देखिए, ये लूप है, यहां से करंट आ रहा है, अंदर जा रहा है, और ये ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे, और घूम कर यहां से वापस। और ये एक्चुअल सिचुएशन है इसकी। उसका कारण क्या है कि हमने जब पिछले डायग्राम में लूप बनाया तो कंप्लीट कर दिया, तो करंट आ कहां से रहा है, जा कहां से रहा है, गोल-गोल थोड़ी घूम रहा है। तो उसके लिए बढ़िया काम किया गया है कि ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस, ये बहुत छोटी है, स्मॉल है। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है तो लॉजिकली ये पूरी एक रिंग की तरह कंसीडर हो जाएगा और ये दो पाइप्स आगे निकल जाएंगे। और जो बी फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ इस पोर्शन की वजह से करेंगे जो सर्कुलर रिंग है, इसके अलावा नहीं। अब देखें, ये सेंटर है, सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। तो ये जो y एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये y एक्सिस वाली लाइन ही हमारे लिए एक्सिस ऑफ लूप, ये एक्सिस ऑफ रिंग है। क्लियर है एवरीवन? इस तरह से काम करते हैं। आप देखें, ऊपर का जो एलिमेंट है, छोटा सा डीएल एलिमेंट, वो ऐसे टेंजेंट बनाया गया है, एंड दिस इज योर रेडियस। तो लॉजिकली इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल नजर आएगा। चलो बनाते हैं और करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या है, गौर से देखो। समझना, we have got this kind of a ring, ये रिंग है हमारे लिए। अब इसकी एक्सिस बना ली जाए, तो मैं सिर्फ आगे आगे एक्सिस बना लेता हूँ क्योंकि आगे के पॉइंट पर ही मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी थी। ये और करंट जो है बेटा वो ऐसे आ रहा है I और यहाँ पे भी I। तो अगर ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो ऐसे करंट बाहर की तरफ आएगा और नीचे वाले में अंदर की तरफ जाएगा। लेट्स से कि ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है। दिस P इज नथिंग बट फील्ड पॉइंट, ठीक है ना? तो हम इसको लिख लेते हैं फील्ड
ये रहा हमारा फील्ड पॉइंट। अब फील्ड निकालने का काम किससे किया जाएगा? तो जवाब ये है कि फील्ड निकालने का काम करने के लिए हमें बायट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट इज आवर बायट-सैवर्ट लॉ? तो सबको दिमाग में ये बात क्लियर है कि बायट-सैवर्ट लॉ कहता है कि किसी डिफरेंशियल एलिमेंट वायर की वजह से फील्ड निकाली जा सकती है। क्योंकि स्ट्रेट वायर नहीं है और रिंग के सेंटर में भी बात नहीं हो रही, इस वजह से हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया करते हैं एंड दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डीएल एलिमेंट। आईडीएल करंट एलिमेंट लिया, वो बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट है। मैं अगर आपको दिखाऊं कि वो कैसा है तो शायद आपको दिखेगा कि इस तरह का छोटा सा टेंजेंट वाला आईडीएल एलिमेंट लिया गया है। दिस काइंड ऑफ एलिमेंट इज दैट। क्लियर है मेरी बात? वो छोटा सा है। अब आप क्या करें? अब आप यहां से इसे पकड़ें और इसे मिला दें, तो उस डीएल एलिमेंट से जो आर वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। इफ फ्रॉम सेंटर द पी पॉइंट इज एट x डिस्टेंस, तो मैं इसे x इक्वल टू 0 लिखता हूं सेंटर को, और रेडियस ऑफ द लूप जो भी है उसे r लिखता हूं। तो आपको पता चला x दूरी पर है, तो r की वैल्यू तो हो जाएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 1/2। ये इस तरह से ये r हो जाएगा। तो अब मैं अगर तुमसे कहूं कि इस छोटे से dl वेक्टर की वजह से db क्या होगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम कहोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin phi not theta sin phi divided by r square, where phi is the angle between dl vector and r vector। phi है angle between dl vector and r vector। dl और r के बीच का एंगल जो है वो हमारा phi है। अब dl को देखो तो वो टेंजेंट है, बाहर की तरफ आ रहा है, और r को देखो ऐसे जा रहा है। गौर से देखना, ये उंगली मेरी r वेक्टर है और ये जो है रुकिए जरा पेन ले लेता हूं। चलो देखो पेंसिल ली मेरे लिए, ये ग्रीन वाली लाइन जो r वेक्टर है वो पेंसिल है, और dl एलिमेंट बाहर की तरफ आ रहा है करंट, तो dl एलिमेंट मैंने इनको टच करा लिया, और टच कराया देखो ऐसे, इस तरह टच कराया इन दोनों को। क्लियर? ये बाहर आ रहा है और पेंसिल को देखोगे तो वो इस तरह, और ये अगर ऐसी चीज है, इसको अगर आप अपने सामने लाकर देखेंगे यहाँ पर तो आपको नजर आएगा कि तो 90 डिग्री पे। अरे लॉजिकल है यार, तुम देखो इस तरह से डीएल एलिमेंट बाहर आ रहा है और ये पेंसिल है। अब अगर इस पेंसिल को तुम यहाँ रखोगे तो भी 90 बन रहा है, थोड़ा नीचे कर दोगे तो देखोगे तो भी 90 बनेगा, थोड़ा और नीचे कर दोगे अगर ये बाहर है तो भी ये 90 बनेगा। क्योंकि गौर से देखो जो ये डीएल एलिमेंट है, ये सॉरी आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, ठीक, और ये जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डीएल, तो लॉजिकल ये परपेंडिकुलर ही निकलेंगे। तो जो फाई की वैल्यू है वो यहाँ पर निकल के आ रही है 90 डिग्री। तो sin 90 कितना होता है? 1। तो कहानी हो गई उसकी खत्म एंड वी वुड लाइक कि अब sin फाई खत्म कर दिया जाए और db जो है उसकी वैल्यू बनेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई i टाइम्स dl sin 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब r स्क्वायर से जब तुम खेलोगे तो थोड़ा सा r स्क्वायर रूठेगा, एक नया कुछ छोड़कर जाएगा। देखो क्या लिखे हैं, r स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, तो हम लिख रहे होंगे कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 2 की पावर 1/2, तो बेसिकली 2 कैंसिल हो गया, तो ये सिंगल पावर के साथ बचा। अब ये छोटा सा db है, पर db की डायरेक्शन कहां होगी, मेन इंपॉर्टेंट बात वो है। db की डायरेक्शन कहां होगी, गौर से देखना, db की डायरेक्शन होगी dl क्रॉस r से निकलेगी। dl बाहर है, अब बाहर की तरफ अपनी उंगलियां फैलाइए इस तरह से, मैं जरा देता हूं, देख लेता हूं मैं आ रहा हूं कि नहीं। हां देखो dl बाहर है तो बाहर की तरफ उंगलियां फैलाइए, और r वेक्टर का ये ग्रीन वाली लाइन r वेक्टर है, तो अपने पाम को r वेक्टर की तरफ कर लीजिए। देखो dl बाहर की तरफ आ रहा है तो dl तुमने बाहर निकाल लिया, अब r देखो किधर आ रहा है, r इधर आ रहा है, आप ऐसे कर लो, r वेक्टर को देखना, ये r वेक्टर है, ये जो मेरा मार्कर है दिस इज r वेक्टर। अब ये r वेक्टर मेरा मार्कर शो कर रहा है, ठीक, ऐसे टेढ़ा सा, और फिर मैं कहूं कि मैंने dl वेक्टर बाहर की तरफ किया और अपने पाम को परपेंडिकुलर कर लिया इसके पेन के, पेन का मतलब r वेक्टर के। अगर मैं dl की तरफ हाथ फैलाऊं, उंगलियां फैलाऊं, स्ट्रेच करूं और मेरी पाम परपेंडिकुलर कर लूं मेरे r वेक्टर पे, यानी पेन पे, यानी ग्रीन वाले r वेक्टर पे, तो जो थंब आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। गौर से सुनना, दोबारा फिर से बोल रहा हूं कि अगर मैं dl वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करूं और एनी हाउ मैं अपने हाथ को ऐसे एडजस्ट करूं कि मेरी पाम
इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो जो थंब होगा ये थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो लॉजिकली आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, और अगर ये आ रही है dv वेक्टर तो ये थीटा और ये 90, अगर आप गौर से देखें तो ये हिस्सा जो है वो 90 माइनस थीटा आ रहा होगा। क्लियर मेरी बात? तो तीनों को जोड़ोगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा, नथिंग स्पेशल। तो फिर इस dv के दो कंपोनेंट बनाओ। dv का कंपोनेंट क्या बनेगा, गौर से देखो, बन जाएगा यहां पर आएगा dv cos 90 माइनस थीटा, ऊपर आएगा dv sin 90 माइनस थीटा। तो हम यहां लिखते हैं dv sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा, और यहां पे लिखते हैं dv cos थीटा। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। लेकिन अब अगर मैं कोई एलिमेंट, लेट्स सपोज कि मैंने कोई एलिमेंट यहां नीचे ले रखा है जिसका dl एलिमेंट ऊपर अंदर की तरफ जा रहा है, अगर dl एलिमेंट अंदर जाए और r वेक्टर फिर से वैसा ही जुड़ जाए तो क्या होगा, गौर से देखना भी। ये देखो, ये रहा हमारा r वेक्टर अगेन, और इसकी जो फील्ड आएगी वो इधर आ जाएगी, क्योंकि जब तुम हाथ बाहर ला रहे थे तो ऊपर फील्ड आ रही थी, हाथ अंदर ले जाओगे तो देखो फील्ड बाहर इधर आ रही है, क्लियर, नीचे आ रही है, और ये फिर से 90 माइनस थीटा होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक कंपोनेंट और भी है जो पक्का नीचे आ रहा है इस तरह से। तो आप इधर dv sin थीटा देखेंगे और यहाँ पे dv cos थीटा देखेंगे, और आप पाएंगे कि dv cos थीटा और dv cos थीटा के सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो dv sin थीटा होगी। तो अब यहाँ से एक चीज लिखते हैं, दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो b नेट क्या होगा, गौर से देखो, ये क्या पूछ रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, अब ठीक है, वायर फंस गया था। b नेट की वैल्यू क्या होगी, b नेट की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ dv टाइम्स sin थीटा। क्लियर है मेरी बात? ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करना है, dv की वैल्यू हमने लिख रखी, dv इज रिटन एज म्यू नॉट I dl डिवाइडेड बाय 4 पाई, और फिर यहाँ पे है r स्क्वायर, फिर है x स्क्वायर, और सामने है बेटा sin थीटा। अब sin थीटा को इस वाले ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन देखो, इसका इस ट्रायंगल से sin थीटा की वैल्यू लिखो। sin थीटा देखोगे, थीटा ये है, सामने r रेडियस परपेंडिकुलर है, अपॉन 90 ये है, तो हाइपोटेन्यूज स्मॉल r है, तो हमारे लिए sin थीटा की भी वैल्यू आ गई। तो वी वुड बी राइटिंग म्यू नॉट I इनटू dl डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और sin थीटा की जगह लिखा हम लोगों ने r अपॉन छोटा, इन छोटे r की वैल्यू तो हम जानते हैं, दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। इफ यू सॉल्व इट तो ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो बन जाएगी 3/2। तो जो b नेट होगा बेटा वो बड़ा आसान निकल कर आएगा, दैट वुड बी म्यू नॉट इनटू I इनटू dl इनटू r डिवाइडेड बाय 4 पाई ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट और फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये फॉर्मूला बना। अब इसे इंटीग्रेट करना है और b नेट निकाल लेना है। मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं कराया क्योंकि b नेट लिख रहे थे, इंटीग्रेट करें, साइन से आंसर निकालें। तो मैं इसी चीज को अब आगे प्रिंट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। b नेट क्या है, देखो बेटा, b नेट है इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, फिर लिखेंगे I, फिर लिखेंगे r, फिर लिखेंगे dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। चलो मैच करो, देखो हम लोगों ने सही नोट किया है कि नहीं। तो पीछे वाली स्लाइड में देखो, म्यू नॉट I dl r बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 सही है। म्यू नॉट को बेटा बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। सर करंट को भी कांस्टेंट है, बाहर ले लें, r भी कांस्टेंट है, बाहर ले लें, 4 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर ले लें, रेडियस कांस्टेंट है, हां x कांस्टेंट है, x तो वेरिएबल है, ना x भी कांस्टेंट है। गौर से देखो, इफ यू चूज दिस p, ये पॉइंट है मेरा, दूरी तो फिक्स हो गई ना। इफ यू चूज दिस p तो दूरी तो फिक्स हो गई ना, बदल थोड़ी रही है। इस वजह से ये सब फिक्स है। तो हम r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर ले लें और इंटीग्रेशन में dl रखें। और अगर आप देखें इंटीग्रेशन dl
ये छोटे 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 करंट एलिमेंट डीएल 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 मिलकर पूरी रिंग बना देंगे, यानी 2 पाई r पेरिफेरी ऑफ द रिंग क्रिएट कर देंगे। इस वजह से इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 पाई r म्यू नॉट r बाई 4 पाई, और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और dl की जगह हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे बेटा 2 पाई r। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। Now you have got a very fabulous formula for magnetic field on the axis of a current carrying loop or ring, that is mu naught I r square divided by twice of r square plus x square raised to power 3/2। ये हमारे लिए फॉर्मूला है बेटे, इम्पोर्टेंट भी है, जोरदार भी है, मजेदार भी है, और ये डेरिवेशन आपके पेपर में आया करती है। ठीक, रिजल्ट निकाल लिया हमने, काम आएगा बहुत। गौर से डेरिवेशन करते समय क्या ध्यान रखा, हमने डीएल एलिमेंट लिया, उसकी डीबी फील्ड लिखी, साइन फाई जो है वो 90 हो जाएगा क्योंकि डीएल के साथ हमेशा आर 90 डिग्री बनाएगा। उसके बाद कहानी फंसती है इस बात की कि डीबी तो हमने निकाल लिया, लेकिन उस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से फील्ड होगी कौन सी दिशा में। इसके लिए आप डीएल की तरफ उंगलियां फैलाएंगे और आर को अपने पाम के परपेंडिकुलर कर लेंगे, तो जहां थंब आएगा वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उसको हमने सॉल्व किया तो पाया कि एक्सिस के अलोंग द फील्ड आ रही है, परपेंडिकुलर वाली जो फील्ड है एक्सिस से वो सारे एलिमेंट्स की कट जानी, और जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा कटते चले जाएंगे तो dv sin थीटा का इंटीग्रेशन हमारा टोटल रिजल्ट होगा। हम इंटीग्रेट करते चले आए, जीवन धन्य हो गया, हमारा आंसर आ गया। दूसरी बात, पिछले डायग्राम में गौर से देखो कि वो ही मैग्नेटिक फील्ड सर्वाइव कर रही हैं, वही कंपोनेंट सर्वाइव कर रहे हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं। इसके अलावा जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हैं वो सारे कंपोनेंट्स कट जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहा हूं और लिख रहा हूं तो ये तय हो जाता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस आने वाली है और आएगी ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन है इसकी, दिमाग में इस बात को रखें, हमेशा अलोंग द एक्सिस ही आएगी और एक ही डायरेक्शन में आएगी। अगर करंट क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में फील्ड आ रही है तो लेफ्ट में ही आएगी, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है और तो अगर राइट में फील्ड आ रही है तो फिर राइट में ही आएगी। मतलब करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा रिंग के राइट में, रिंग के लेफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओनली इन वन डायरेक्शन, रिंग के दोनों ओर। बी फील्ड जो है वो रिंग के दोनों ओर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस होने वाली। अच्छा, इस फील्ड के साथ हम थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। बातें ये है कि अगर मैंने मान लीजिए x को 0 रखा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो b है वो सेंटर पर मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप x को 0 रखते हैं तो आप देखें x बराबर 0 आपने कहां माना है, x बराबर 0 आपने माना है रिंग के सेंटर पे, और रिंग के सेंटर पर अगर x इक्वल टू 0 है तो चलो यहाँ पर रखकर देखते हैं। हमारे लिए आ रहा है म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, x हो गया 0 तो डायरेक्ट इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर की पावर 3। ये कट गए तो हमारे लिए b एट सेंटर क्या बन रहा है बच्चों को देखो गौर से, ये बन रहा है म्यू नॉट आई बाई 2r। अरे तो वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने रिंग के सेंटर पर पढ़ा था, ऑफ कोर्स वही आएगा, चाहे किसी भी मेथड से निकालो। अगर रिंग के सेंटर पे आंसर म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, किसी मेथड से निकालो वो आना तो म्यू नॉट आई बाई 2r चाहिए। मेथड बदलने से फील्ड थोड़ी बदल जाएगी, तुम्हारी कैलकुलेशन से क्या फील्ड बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर मैं जो स्पेशल केस पहले प्रूव कर चुका हूं, अगर ये मेरा फॉर्मूला ठीक है तो उस स्पेशल केस का रिजल्ट इस फॉर्मूले से मिलना चाहिए, और हमने वो x की वैल्यू 0 रखकर सेंटर की फील्ड निकाल कर देखी, जो सेंटर की फील्ड हम निकाला करते थे उससे मैच कर जाती है, जिससे हम ये तुरंत ही कह सकते हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छी बात। एक और बात देखें, फील्ड का जो फॉर्मूला है बेटे, मैं बहुत स्पेसिफिक होके बोल रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि फील्ड का फॉर्मूला हमने अभी जो लिखा है
that is written as mu naught I into r square whole divided by twice of r square plus x square whole raised to power 3 by 2a। अब मैं कहूं कि x की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी रखो, तो जब तुम प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में अगर हो इन्फिनिटी तो नंबर हो जाता है 0। और फिर x की वैल्यू रखो बेटा माइनस इन्फिनिटी, तो आपको पता चलता है वहां पर भी आएगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट नीचे चला जाएगा तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो रिंग है ना, उस रिंग के राइट साइड में इन्फिनिटी पर भी बी फील्ड 0 है और लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी पर भी फील्ड 0। तो यहां से फील्ड आई और उठी और ऐसे चली गई, तो मैक्सिमा कहां मिला होगा? मेरे हिसाब से सेंटर पर मैक्सिमा मिला होगा, तो बी फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक है तो मैक्सिमा सेंटर पर ही आ सकता है। बी फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर। मैक्सिमम वो ठीक है, ग्राफ कैसे बनाओगे? बनाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका कहा जा रहा है कि क्या ड्रॉ करना है बेटा? ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स, एक्स के साथ बी का ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे लिए x का ग्राफ है, यानी ये x है, और यहां पे रही हमारे लिए b, ठीक है। सेंटर पर मैक्सिमा मिल रहा है, सेंटर पर मैक्सिमा मिल रहा है, और फिर ये यहां से जाओगे तो इंफिनिटी पे 0 और यहां से जाओगे तो भी इंफिनिटी पे 0। इस तरह की फील्ड का ग्राफ आएगा। करंट की डायरेक्शन बदलती है ना, करंट की डायरेक्शन अगर हम बदल दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी तो प्लस की जगह माइनस में फील्ड आ जाएगी, लेकिन फील्ड का डिजाइन सेम रहेगा। फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, डिजाइन सेम रहेगा। और नीचे की डायरेक्शन कैसी है बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक चीज जो है वो क्लॉकवाइज करंट का फील्ड है और एक एंटी क्लॉकवाइज करंट की फील्ड है, बस इतना ही अंतर है, वरना ग्राफ तो ठीक है। और दोनों ग्राफ एक साथ नहीं है, वन ग्राफ एट अ टाइम, वन ग्राफ एट अ टाइम। क्या मतलब है इस बकवास का? इस बकवास का सीधा सा मतलब ये है कि एक ही ग्राफ एक बार में बनाना है, या तो ऊपर वाला है और या तो नीचे वाला है, दोनों साइमल्टेनियस नहीं है। दो तरह की फील्ड थोड़ी क्रिएट करेगा, एक ही करेगा। लेकिन मैंने सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बताई, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज देन द ग्राफ इज दिस, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो ग्राफ ये बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ग्राफ। सिंपल सी कहानी है, ग्राफ भी बना लिया, डेरिवेशन भी कर ली, फॉर्मूला भी याद कर लिया, तो बड़ी मजा आ गई। और मैक्सिमा कहाँ है? सेंटर पर। जैसे जैसे दूर जाएंगे दोनों साइड में फील्ड सिमेट्रिकली घटती चली जाएगी। लीनियर फंक्शन नहीं है बिल्कुल भी, आप अजीबोगरीब तरह से इसको घटता हुआ देख रहे हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इसके डेरिवेशन, इसका डायग्राम, इसका ग्राफ, ये तीन चीजें आपके पेपर में 100% इन दिनों में से कोई एक जरूर आएगा तो बस बाहर आ जाएगी। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फटाफट कर देंगे। देख डालिए वीडियो, याद कर लीजिए और तुरंत इसको देखने के बाद याद कर लीजिए और लिखिए। और बिना देखे इसको जब एक बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको परमानेंट, और जब याद हो जाएगा तो पेपर में एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। 4 नंबर इंश्योर होते हैं आज के लेक्चर से। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डील नहीं करने वाला हूँ किसी कीमत पर, तो छोड़ते हैं क्लास को, आज ओवर करते हैं। ये टॉपिक अपने आप में अच्छा खासा बड़ा है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 और 3 अटेम्प्ट्स, तब जा करके आप इसे याद कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि आप एक बार में याद कर लेंगे, देख लिया हो गया, बात नहीं बनेगी। इससे आप कम से कम 2 से 3 बार लिखें, खुद बिना देखे, अभी तुरंत लिखें, और ये लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चंस में ये आ सकता है, कभी भी कहीं भी आराम से, हर बोर्ड में आएगा। फॉलो करते रहिए, देखते रहिए आरटी एकेडमी। हम आपको पढ़ा रहे हैं PCMB, ये चारों सब्जेक्ट्स फुल सिलेबस कवरेज कराएंगे आपको पूरे साल। बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है रजीत सिंह, मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, तब तक देखते रहिए आरटी एकेडमी। खूब पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय।